फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फरा। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। मैंने ओपनिंग में डिस्कस किया था आपके साथ कि आज एक दुनिया में एक ऐसा दिन सेलिब्रेट किया जाता है जिस दिन हमें बताया जाता है कि इट्स वर्ल्ड हग डे। आपने बच्चों को आपने गले लगाना है, प्यार करना है, एहसास दिलाना है कि हाउ मच यू लव देम। और उसके बारे में तफसील से मेरी आपसे जो मेरे कुछ ख्यालात थे वो बात हुई। लेकिन अभी जो हमारा डिस्कशन सेशन है इसमें बहुत सारे प्यारे बच्चे, उनके वालिदैन, स्पेशली मदर्स जो हैं वो मैंने इनवाइट किए हैं यहाँ पे, और कुछ बातें इसके हवाले से कि ये टॉपिक आखिर दुनिया में इसको इन्फोर्स करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई है और क्यों इसको जो है अब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस दिन की क्या ज़रूरत है और हमें कैसे इसको अपनी ज़िंदगियों में लेकर आना है। सो सबसे पहले तो मेरे साथ मौजूद हैं मरहमा शम्स। मरहमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मरहमा के साथ जो हैं हिरा किरण हैं। हिरा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप हिरा खुद भी टीचर भी हैं, Yes. है ना? टीचर मदर। वेरी गुड। और उनके साथ आपकी बेटी है Yes. बरिया। Yes. बरिया, बरिया का मतलब क्या है यार? I really don't know. यू डोंट नो? अम्मा को पता है? क्रिएचर्स एक मखलूक जो दुनिया से ये अलग है, नूरी मखलूक जिनको बोलते हैं। अच्छा। लाइक ये कहाँ से Arabic आपने word. नाम लिया? अरबिक 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 वर्ड। यस। अच्छा, आप लोग मेरा ख्याल है बच्चों के नाम रखने से पहले ढूंढते हैं कि सबसे मुश्किल सबसे डिफरेंट नाम कौन सा होगा, है ना? हाँ, ये तो कि होता जिस नाम का मतलब किसी को ना पता हो वो नाम हम रखें। है। यस। वेरी गुड। अच्छा जी, और इनके साथ यहाँ पर हैं एनी अजीज़। अस्सलाम वालेकुम एनी, कैसी हैं आप? और एनी के साथ उनकी बेटी हैं, ये इनका नाम मैं करेक्ट प्रोनाउंस के फला फला। फला। यार फला तो मुझे पता था, ये फलाह जो है ये वो अजान वाला फलाह है। जी। हैया अलल फलाह। वेरी गुड। अच्छा, फलाह हसन। सो वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। सो सबसे पहले तो मुझे बच्चे ही बताएं कि बरिया को कितना अम्मा हग करती हैं? बहुत। बहुत। बहुत का मतलब क्या है? एक दिन में कितनी दफ़ा? 4 to 5 times. 4 to 5 टाइम्स। और खामखाई कर लेती हैं या कोई अच्छा काम करती हो आप, कोई आपको जब उन्होंने कुछ कभी गिफ्ट कभी वैसे ही sometimes like herself, sometimes whenever she like does something or like gives me something that's like I really like, then it's हाँ। और आप कितनी दफ़ा अम्मा को हग करती हो? every time can I get a chance. Chance? Yeah. I mean, you have got the chance all the time. Yeah. You're always around your mother, right? स्कूल गोइंग है ना, I'm also. स्कूल गोइंग तो कोई Yeah. बात नहीं, मतलब वो थोड़ी देरी होती होगी। तो बाद में आते हैं तो when she get a chance. अच्छा, when she get a chance. तो then जब ये स्कूल से वापस जैसे आ इसको जाती है। चांस मिलता है कि अब मदर हैं तो बस हग कर लेती हूँ। हग कर लेती है। इमोशनल हो रही है तो हग। अच्छा। एक्साइटेड है, सुपर कुछ अच्छा हुआ है, स्कूल में कुछ किया है इन्होंने, कुछ कोई ऐसा इनके साथ कोई कुछ भी है। पहले तो अपना पूरा स्कूल की मुझे स्टोरी सुनाती हैं कि आज ये हुआ, मैंने ये किया, ये ऐसा है वैसा है। तो फिर जब कुछ इसको लगता है कि इसने बड़ा सुपर एक्साइटेड, बड़ा मज़े का कुछ किया है तो फिर थैंक यू, और बहुत ही लविंग केयरिंग, शी गॉट इमोशनल ना होना अच्छा, कि आइज नहीं है, ये फौरन वो हो जाती हैं, मतलब बहुत ही ओवरवेल्म हो जाती है। अच्छा, ग्रेट। अच्छा, और यहाँ पे फलाह की क्या सूरत हाल है? फलाह कितनी दफ़ा अम्मा को हग करती है? पूरा दिन। पूरा दिन? कैसे? लाइक जब भी लाइक टाइम होता है हाँ। तब, और और जब अम्मा गुस्से में होती है तब हग करती हो कि नहीं, तब नहीं करना, अब अम्मा से दूर रहना है? तब कभी कभार करती हूँ। कभी कभार करती हैं। अच्छा, और आप कितनी दफ़ा एनी हग करती हैं फलाह जब को? भी घर पे होती हूँ तो ऑब्वियसली मोस्टली शी स्टिक विद मी एंड ऑल द टाइम। ठीक है। अच्छा, अभी अम्मा के साथ तो ये हो गया, अब्बा को कितनी दफ़ा हग करती हैं बरिया? ये दिस इज द डिफिकल्ट पार्ट। या शी इज़ द डैडी गर्ल। शी इज द डैडी गर्ल। तो फिर तो इतना सोचना ही नहीं चाहिए। तो वो बस टाइम में शायद सोच रही है कि कितना करती हूँ, कितना करती हूँ? काउंट नहीं कर सकती मैं ना। कितनी? हाउ ऑफन? ऑफिस, स्कूल से बिफोर गोइंग टू स्कूल, बैक, he gives me something. अच्छा, मतलब it's like whenever he gives me his phone or anything like that, I'm like
ग्रेट। अच्छा, और अब्बा कितनी दफ़ा हक करते हैं? तो मैं हक करती हूँ। जितना आप करती हैं। बिल्कुल सही। इधर फला, अब्बा को ज़्यादा हक होता है कि अम्मा को? अम्मा। ऑनेस्टली बताना। अम्मा। अम्मा को। जी। और अब्बा को कितना ऑफन आप गले लगाती हैं? एक दफ़ा। सिर्फ? और वो कब? सिर्फ सैटरडे संडे बस, क्यों, वो बिजी होते हैं ज़्यादा? क्योंकि वो चिन्योट में रहते हैं। अच्छा, और वो कम आते हैं, तो जी। जब वो वीकेंड पे अवेलेबल होते हैं तो तब आप उन्हें हक करती हो। वेरी गुड। लेकिन फिर भी बहुत है भाई, अगर वीकेंड पे ज़्यादा देर उन्हें हक कर लेती हो, है ना, तो ये इस पर खुश हो जाती है? आपका लगता है नहीं अब्बा को ज़्यादा देर यहाँ पे होना चाहिए? ज़्यादा देर। ज़्यादा देर होना चाहिए। हाँ, आई नो, डिस्टेंस, ये जब पेरेंट्स दूर होते हैं तो बच्चों को ये फील होता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा, अब इस बारे में अगर हम बात करें, मरहमा, मरहमा आपका भी नाम जो है मरहबा, मैंने सुना था, मरहमा क्या It's है? also Arabic. ओके That means बहुत रहमत और मोहब्बत करने वाला। ओके। सो मरहमा, ये दिन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड हग डे, आप क्या समझती हैं कि ये दिन हमें क्या बता रहा है? व्हाट इज़ द मैसेज? इस दिन का जो एक प्राइमरी मैसेज है वो ये है कि एज ह्यूमंस अगर देखा जाए तो बच्चा जब पैदा होता है, दे कांट कम्युनिकेट थ्रू द लैंग्वेज। उनको अगर वो रोता है, वो अगर उसको भूख लगी है या उसको जो है हमने पैम्पर चेंज करना है, कुछ भी करना है, द ओनली सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़ टच। तो अगर देखा जाए तो बच्चे के पैदा होने से हम द ओनली वे ऑफ कम्युनिकेशन उस वक्त से हमें पता होता है वो टच है। सो इट्स एन अनस्पोकन वे ऑफ कम्युनिकेशन, और उसके लिए आपको बहुत लफ्ज़ भी नहीं बोलने, आपको बहुत तैयारी भी नहीं करनी, आपको कुछ लंबी चौड़ी जो है वो चीज़ें भी नहीं कहनी है। यू जस्ट हैव टू मेक फिजिकली योर प्रेजेंस अवेलेबल फॉर द अदर पर्सन। और हम ये भी देखते हैं कि इफ़ समवन इज़ ग्रीविंग, ठीक है, तो उसको भी आप 4-5 लफ्ज़ ना भी बोले, जस्ट अ प्रेजेंस एंड अ टच, इट हेल्प्स देम अ लॉट। ठीक है, तो ये चीज़ है कि वर्ल्ड हग डे मेरे ख्याल से यही सिग्निफाई कर रहा है हमारे लिए कि द पावर ऑफ टच इज़ मच मोर ग्रेटर देन इवन मेयर वर्ड्स जो आपको बता सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो माँ और बच्चे का टच का बॉन्ड है वो तो बाय बर्थ अगर आप देखें तो स्टडीज़ कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है एंड जो माँ और बच्चे का बेयर स्किन कांटेक्ट होता है वो बहुत ही ऑक्सीटोसिन का हार्मोन, जिसको लव हार्मोन कहते हैं, उसको रिलीज़ करता है और बहुत बॉन्डिंग बॉन्डिंग क्रिएट करता है। और वो अगर हम देखें ना तो जो एक मोमेंट है जब बच्चा इस दुनिया में आता है, तो वो जो एक उसकी रोना है, तो जैसे ही उसे गोद में लिया जाता है या उसको, तो वो उससे चुप करता है, क्योंकि उसको, और फिर उसको फौरी तौर पे माँ को यूजुअली, जो आप कह रही हैं, दिया जाना चाहिए, यूजुअली नहीं दिया जाता, थोड़ा टाइम लग जाता है माँ को देने में। फौरी तौर पे बच्चा जो है माँ को दिया जाना चाहिए, ताकि ये जो एक कांटेक्ट है, ह्यूमन कांटेक्ट, इसको ये मेंटेन हो जाए, ये इस्टेब्लिश हो जाए। बाज़ औक़ात जो है वो खामखाई बच्चों को इधर उधर घुमाते फिराते रहते हैं, थोड़ी देर के उसको क्लीन कर लें, उसको ये कर लें, हालांकि इम्पॉर्टेंट इज़ दिस। अच्छा, अब आप इसको कैसे लेती हैं? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप तो टीचर भी हैं, कि जब आपके पास बच्चे आते हैं तो आपको फील होता है कि कौन से बच्चे जिस फैमिली से आ रहे हैं वहाँ पर उनका बॉन्ड पेरेंट के साथ कैसा है? हाँ बिल्कुल, उसमें तो डेफिनेटली पता चलता है। जैसे बच्चे बात करते हैं, जो उनका बिहेवियर होता है वो पता चलता है। समटाइम बच्चे बुली होते हैं, एक दूसरे को करते हैं, तंग करते हैं, रो रहे हैं, तो फिर मदर्स वहाँ पे नहीं होती, तो टीचर का भी रुतबा जौन सा है वो एक माँ के ही बराबर है। तो वो फिर उनको हक करना, प्यार करना, उससे बहुत ज़्यादा उनमें कॉन्फिडेंस आता है। वो बताते हैं, वो अपने आप को सेफ़ फील करते हैं कि ठीक है, मतलब अगर वो स्कूल एंजाइटी होती है जब बच्चों को ड्रॉप करते हैं, जैसे अभी समर वेकेशंस हैं, उसके बाद अभी स्कूल ओपन होंगे, बच्चे जाएंगे, तो वो थोड़े से इमोशनल से होते हैं, जाना नहीं चाहते, वो अपने वेकेशंस को उन्होंने इतना एंजॉय किया हुआ होता है, तो वो उनको भी थोड़ा सा वो होता है। फिर वो टीचर्स का जो वार्म वेलकम होता है, उनको प्यार करना, उससे बच्चे बहुत रिलैक्स होते हैं, फिर वो इतना एंजॉय करते हैं कि वो भूल जा, वो उनको फिर ये होता है कि हमें नेक्स्ट डे भी स्कूल जाना है, अब हमें स्कूल जाना है, तो वो फिर वापस उसी रूटीन में आ जाते हैं। तो मेरे मुताबिक भी ये बहुत ही एक अच्छा है, बच्चे अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, उनका एंजाइटी लेवल कम होता है, एक हार्मोन्स हैं, वो भी उनमें रिलीज़ होता है, वो सेफ़ फील करते हैं, सेफ़ फील। और एक बच्चे का भी, जैसे आपने अभी जैसे बच्चे का आपने बताया, तो बच्चे को भी पता चल जाता है कि ये मेरी माँ ने मुझे होल्ड किया हुआ है, ये उसका हग है, या किसी और ने मुझे पकड़ा हुआ है, बच्चा चुप कर रहा होता, उसने पकड़ा हुआ, उसने पकड़ा हुआ है। अक्सर ये देखते हैं ना ड्रामे और फिल्म के, मेरे पास तुम हो, या तुम, मतलब तो हमारी इंसान की सबसे बड़ी मरहला है, ख्वाहिश और डिज़ायर यही है कि वी नीड टू हैव समवन, और ये जो एक समवन है वो अल्लाह ताला ने माँ और बाप की रिश्तों की सूरत में जो हमें एक इटर्नल एक लव का एक बॉन्ड दिया होता है।
अच्छा, अब मुझे बताइएगा, यहाँ पर एक डिबेट, एक बहस हमने हमेशा सुनी है कि बच्चों को ना बड़ा देखो खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की आंख से, कि उनको आपने बड़ा सख्ती के साथ या उनको सिखाते हुए ज़िंदगी को उनको बढ़ाना है, उनको बड़ा करना है। और एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है कि नहीं, बिल्कुल दोस्तों की तरह बच्चों के साथ सख्ती का कोई रवैया नहीं होना चाहिए। ये जो दिन है ये किस तरफ एम्फसाइज कर रहा है और ये हमें क्या कह रहा है? अच्छा, जो यहाँ पे मेरे ख्याल से हम पेरेंटिंग स्टाइल की जो है बात कर रहे हैं, तो दोनों पेरेंटिंग स्टाइल जो है ना वो नहीं चल सकते हैं। वी हैव टू रीच अ मिड ग्राउंड। पेरेंटिंग की कोई रूल बुक नहीं है, पेरेंटिंग की कोई गाइड बुक नहीं है। और पहले ज़माने में देखें तब तो बिल्कुल एजुकेशन ही नहीं थी, तो जिसको जैसा लगता था वो वैसा जो है वो अपने बच्चों को जो है वो अक्सर जो है पहला बच्चा जो एक्सपेरिमेंट होता था और फिर सीखते सीखते आखिरी बच्चे तक जो है वो थोड़े उनके मॉडिफाई हो जाते हैं। बट नाउ ड्यू टू अ लॉट ऑफ एवोल्यूशन इन साइंस एंड जो पे स्टडीज़ हुई हैं वो ये कहती हैं कि यू हैव टू बी अथॉरिटेटिव बट एट द सेम टाइम यू नीड टू मेंटेन अ बॉन्ड। पेरेंट्स को लगता है अगर अथॉरिटेशन मैंने रखनी है तो मैंने बॉन्डिंग ज़्यादा नहीं करनी, ठीक है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर बच्चा टॉडलर रो रहा है तो आप उसको ना पकड़ें। एक बच्चा अपने इमोशंस को रो के निकालता है, एक बच्चा रोता है और अपने इमोशंस को निकालता है। दे नीड द टच देम, दे डोंट नीड कि आप कहें कि नहीं रोएगा उसको गोद की आदत पड़ जाएगी। नो, यू शुड टच देम। अच्छा, एग्जैक्टली, इट्स अ मिथ कि आप बच्चे को उठाएंगे वो रो रहा है तो वो और टेंट्रम थ्रो करेगा। टेंट्रम कंट्रोल होते हैं हक से, ठीक है। सो कमिंग बैक टू द पेरेंटिंग स्टाइल, कि आपने जो है वो एक अमेलगम बनाना होता है जहाँ पे यू आर ऑथोरिटेटिव बट एट द सेम टाइम यू मेक देम फील इमोशनली प्रेजेंट एंड गिविंग एट द सेम टाइम। यू हैव टू बी देयर। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक्सपेक्ट करें कि विद कंप्लीट अथॉरिटी एक बॉन्ड फॉर्म होगा विद नो इमोशनैलिटी। इंसान IQ एंड EQ का जो है अमेलगम है उससे बना हुआ है, ठीक है। इमोशनल कोशेंट उसका बढ़ता है व्हेन यू हैव दैट अथॉरिटेशन along with your physical and your emotional expression. बिल्कुल। अच्छा, अब ये सारी गुफ्तगू सुन के नहीं, मैं अगर आपसे पूछूं कि किस तरह का पेरेंटिंग स्टाइल है जो आपके घर में ज़्यादा रहता है, तो एक्चुअली अगर मुझसे पूछा जाए तो इट्स अ फ्रेंडली वे, हगिंग वे ऑल द टाइम्स। और गुस्सा येस समटाइम्स आता है, नो डाउट, ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन बींग्स, तो नो डाउट आता है, लेकिन इट्स लाइक जस्ट फॉर 5 मिनट्स। और द किड्स ऑल्दोज नो कि जस्ट 5 मिनट्स होंगे तो शी विल बी ओके, तो शी नोज द पॉइंट्स। सो दैट्स द वे शी वाज सेइंग कि मैं हक कर लेती हूँ गुस्से में भी। तो आई थिंक सो कि आजकल जो है ना हम गुस्से से नहीं बच्चे को मना सकते। अगर कोई चीज़ गलत भी करे तो वी शुड टेल देम इन राइट वे, द फ्रेंडली वे। जितना हम फ्रेंडली वे में करेंगे उतना ही हमारा बाउंडिंग स्ट्रांग होगी, एंड दैट्स द मेन थिंग। रिलेशन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। हाइट वरना बच्चे करना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं इनिशियल बेसिस पे। ये आपकी बड़ी बेटी है? या अच्छा, और इसके बाद और भी जस्ट 1 son 4 years old। अच्छा, वो और इन दोनों में गैप है थोड़ा सा। अच्छा, और एनी आपको शादी से पहले कुछ पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में अंदाज़ा था कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या सही है क्या नहीं सही है? अच्छा, एक्चुअली हमारा जो घर का माहौल था ना हमेशा से फ्रेंडली था, कोई ऐसा गुस्सा वगैरह था ही नहीं शुरू से, तो माइट बी दैट द रीज़न मैं हमेशा से फ्रेंडली ही रही हूँ। तो येस समटाइम्स वो जैसे मैंने कहा है कि कुछ ना कुछ क्रैंकी टाइम्स आ जाते हैं, लेकिन येस मुझे आइडिया था क्योंकि हमने ऑब्वियसली इन्वायरमेंट बहुत डिपेंड करता है, हमारा सारा कल्चर बहुत डिपेंड करता है, तो वो चीज़ों को लेके देखा जाए तो एक पैम्पर्ड वे में हमें किया गया था। तो नाउ शी इज़ द वन कि इनको भी पैम्पर्ड वे में किया जाता है। एंड ऑल्दो दैट्स अ बैड थिंग ऑल्सो फॉर मी कि वो बहुत एक्सट्रीम हो जाता है जिसमें हमें एक्सट्रीम लेवल पे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज़ द वर्ल्ड, कभी भी बुरापन भी आ सकता है, कभी भी कुछ चीज़ें आ सकती हैं, तो हमें हर चीज़ के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और किड्स को भी करना चाहिए। ठीक है। तो द मेन रीज़न, लेकिन या आई एम मैनेजिंग डायरेक्टर इन अ हॉस्पिटल। अच्छा, तो फिर आप भी जाती हैं सुबह और ये भी जाती हैं स्कूल? किस एज से जाना शुरू कर दिया था फला ने, नर्सरी में या केजी अच्छा, में? शी वेंट लाइक 1.5 years old से स्टार्ट हो गई थी। 1.5 साल से प्ले ग्रुप में मतलब स्टार्ट है कि आप इनको डे केयर्स में छोड़ के जाती थी और काम करती थी। अच्छा, और आपने हिरा जब काम करना शुरू किया तो फिर बरिया को कितनी एज से आप छोड़ के जाती हैं? नहीं, मैंने इतना जल्दी नहीं स्टार्ट किया था, मैंने ब्रेक था और जब ये 3 years old हुई हैं तो देन मैंने स्टार्ट किया। फिर ये डे केयर में पहले तो मेरी मदर इन लॉ थी, वो इनको देखती थी, फिर उनकी डेथ हो गई थी, तो फिर देन इनको डे केयर, क्योंकि वो बच्चों के लिए थोड़ा सा वो एक आपको होते भी डाउट्स भी होते हैं कि पता नहीं कैसे इनका ख्याल है, ये है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक सूरत हाल है ना, ये बहुत ट्रॉमेटिक है। मुझे इसका 2 तरह से अंदाज़ा है। एक, मेरी अपनी मदर वर्किंग थी और हम लोग ज़ाहिर है बच्चे थे,
So I'm familiar with the kind of agony a kid go through जब उसकी माँ छोड़ के जा रही होती है, जिसे separation anxiety कहते हैं हम, and let's talk about that. अच्छा, दूसरा मैंने इसको एक्सपीरियंस किया जब मेरे बच्चे हुए. I was also working, और ये जो मीडिया का काम है बहुत ही, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, क्योंकि नाउ आई हैव लर्न कि नहीं यार, काम काम है और लाइफ लाइफ है. मगर उस वक्त तक जो हमारे एम्प्लॉयर थे वो भी बहुत रेटिंग आनी है, ये होना है, वो होना है, इसको ऐसे करना है, वैसे करना है, तो सारा दिन उस तज़ब्ज़ुब में गुजरता था. तो मुझे फ़ील हुआ, अब आके फ़ील होता है कि मैं अपने बच्चों को वो जो एक टच एंड फील वो था, शायद उस तरह से नहीं दे पाई. और मैं जिस चीज़ को मैंने ख़ुद सफ़र किया, मेरे बच्चों ने भी उसको सफ़र किया. सो इसके बारे में हमें बताइए कि जब ये जो वर्ल्ड हग डे है, एक ऐसी दुनिया में जबकि बच्चा 1.5 साल की उम्र में डे केयर में चला जाता है, बहुत भी कोई बच्चा गया है लेट तो 3.5-4 साल की उम्र में तो हम उसे छोड़ ही देते हैं प्ले ग्रुप में कि यार इसने सीखना है और इसने पढ़ना है. तो अब मुझे बताइए कि वहाँ कहाँ पे फिर वो टच का जो टाइम और माँ के साथ दूरी का टाइम है वो कितना बढ़ जाता है. इज़ दिस नॉर्मल एंड नेचुरल? इज़ दैट हाउ इट शुड बी? जो बच्चे के इनिशियल टाइम पीरियड जिसको हम कहते हैं इन्फेंसी है, जो 1.5 साल की उम्र तक है, उस वक्त तक रिकमेंडेड होता है कि बच्चे और माँ का कांटेक्ट मैक्सिमम रहे. उसके बाद भी रिकमेंडेड होता है. बट हम जिस दौर में हम रह रहे हैं वहाँ पे स्पेशली पाकिस्तान में, बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी मदर्स हैव टू वर्क. बहुत सी मदर्स हैं जो सिंगल मदर्स हैं, हु हैव टू वर्क, ठीक है, या फिर जो है वो दोनों मियाँ बीवी को काम करना पड़ रहा है टू रन अ हाउस होल्ड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, उसकी डिमांड है ये. तो जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो नेचुरली मदर्स को दिल पे पत्थर रख के 1.5 साल या 2 साल की उम्र तक बच्चा हो जाता है और संभलने लग जाता है, निकलना पड़ता है. नाउ इन दिस टाइम पीरियड हाउ दे कैन मेक श्योर कि उनका बॉन्ड ना ख़राब हो. आपका काम अगर महज 2 बजे ख़त्म होता है या फिर 5 बजे ख़त्म होता है, यू हैव द एडिक्वेट टाइम विंडो स्टिल. उस टाइम विंडो में आप उन टेंशन में ना हो, ऑफिस की टेंशन में ना हो, आप घर की टेंशन में ना हो, तब आप मेक श्योर करें कि आप अपने बच्चे को एडिक्वेट टाइम दे रहे हैं. नो मैटर, हर बच्चे को सेपरेशन एंग्जाइटी नहीं होती, हर बच्चे को सेपरेशन एंग्जाइटी नहीं होती. स्पेसिफिक बच्चे होते हैं जिनको जो है वो होती है, कुछ को बाप से होती है, कुछ को माँ से, कुछ को नानी दादी से हो जाती है. सो ये है कि आपने अपना टाइम बच्चे के साथ एडिक्वेटली गुजारना है, बॉन्डिंग का एंड फिजिकल टच को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है. ठीक है. एक बहुत हमारी साइकोलॉजिकली वंडरफुल थ्योरी है एरिक्सन की, जो कहती है कि ज़ीरो जब बच्चा पैदा होता है और 1.5 साल की उम्र तक वो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट डेवलप कर रहा होता है. अगर तो माँ के साथ उसका बॉन्ड अच्छा होता है ना, वो बड़े होके दुनिया पे भरोसा कर पाता है. अगर उसका माँ के साथ बॉन्ड डिस्ट्रस्टफुल होता है, वो एक बहुत डिस्ट्रस्टफुल और एक बहुत पेसिमिस्टिक माइंडसेट का बच्चा बनता है. ठीक है. तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है. ठीक है. अच्छा एनी, ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा ज़ाहिर है 1.5 साल में जब आपने छोड़ के जाना और काम करना. एंड देन कॉर्पोरेट दुनिया का एक और बहुत डिलेमा ये है कि यहाँ और पाकिस्तान में जब कॉर्पोरेट सेक्टर काम करता है, inhuman working hours, working conditions, stress levels, the way we are treated while working, तो ये एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल होती है. तो मुझे बताइए कि फिर आपके लिए कितना बैलेंस करना और इसमें ये कि बच्चे के नर्चरिंग और केयरिंग वाला पार्ट जो है वो मेंटेन रहे, कितना चैलेंजिंग था? अच्छा, एक्चुअली इसमें मेरी तरफ से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट था. वो इन द सेंस कि मेरी जो फैमिली है ना बहुत हेल्पिंग हैंड है, ठीक है, तो उसकी वजह से मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम आया ही नहीं है. एंड शी इज़ माशाल्लाह से कॉन्फिडेंट ऑल द थिंग्स है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं आई ऑब्वियसली फ्रॉम द स्टार्टिंग. एंड इवन तो मैं आपको बताती हूँ, मेरा जो 4 फैमिली मीन कि आपकी पेरेंट्स जो है आपके साथ रहते थे? मेरे अब आपके पास ही होते? जी मेरे साथ. सो व्हाइल यू वर अवे, तो आपकी मदर जो है वो फलाह को देख रही होती है? माई सिस्टर, माई मदर, वो देख लेती हैं, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल. एंड ऑब्वियसली हस्बैंड मेरे बहुत सपोर्टिव हैं, तो कोई इशू नहीं आता था. दैट्स द मेन रीज़न. जब आपका बैक एंड पे कोई सपोर्ट हो फिर हमें कोई इशू नहीं होता. बट आई कैन फील के फलाह जो है फादर को ज़्यादा, शी वॉन्ट्स हिम टू बी अराउंड मोर. हाँ, तो वो एक नेचुरल सी बात है. कोई भी एक पेरेंट हो सकता है जो ज़्यादा दूर हो या अवेलेबल ना हो, तो बच्चा उसको मिस करता है, चाहता है कि वो, क्योंकि हग सिर्फ एक माँ का नहीं है, दोनों पेरेंट्स का है, कि दोनों पेरेंट्स की मौजूदगी का बच्चे को प्रोटेक्शन का, लव का, जैसे हमने अभी बात की, उसका एहसास रहे कि अनकंडीशनल लव जो है वो मेरे लिए है यहाँ पे. एग्जैक्टली, दैट्स द मेन रीज़न. एंड मैं 4 years जो सन है उसको तो स्टार्टिंग डे से मैंने छोड़ा था विद माई सिस्टर. तो यस, फर्स्ट डे से ही. तो बट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बिकॉज सपोर्टिव फैमिली, सपोर्टिंग सारा कुछ, तो दैट्स द मेन रीज़न. दिस इज द बेस्ट थिंग दैट वी नेवर हैव प्रॉब्लम. इट्स द किड्स हु एक्चुअली नो, दे डोंट हैव द प्रॉब्लम एट ऑल.
इवन दो शी इज़ यूज टू विद मी, ये बहुत ज़्यादा अटैच है मेरे साथ, इवन दो शी कांट स्लीप विदाउट मी, कुछ भी हो शी कांट गो विदाउट मी एनीवेयर। ठीक तो है। ये होता है कि शी इज़ अटैच, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्टेंस का भी हो जाता है। ठीक है, सो हम ब्रेक लेंगे यहाँ पे। Sure, लेकिन ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बाज़ औक़ात पेरेंट्स नहीं भी होते ना, जैसे आपने खुद मेंशन किया सिंगल पेरेंट है, अब कहाँ से दूसरा पेरेंट जो है वो लेकर आए, सो वहाँ पर आपको लगता है कि कॉम्पनसेशन हो जाती है, जैसे एनी मेंशन कर रही हैं कि और ब्लड रिलेटिव्स हैं, नाना नानी दादा दादी कोई भी और जो कि उनको केयर कर रहे हैं? डेफिनेटली सपोर्ट होती है, डेफिनेटली, बट जो एसेंस एक फादर की होने का है, जैसे अगर हम सिंगल मदर्स को देख लें, उस फादर की एब्सेंस जो है, नो नाना नानी और दादा दादी कैन कंप्लीट दैट, उसके इफेक्ट्स आते हैं पर्सनालिटी पे, दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। ठीक है, नेचुरली बाय नेचर अनफॉर्चुनेटली बच्चे को वो अपनी पर्सनैलिटी में हमें वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, दैट कैन नॉट बी मेड अप। लेकिन सपोर्ट डेफिनेटली अगर हम देखें तो उसको 50 से 60% तक जो है वो कवर अप कर देती है। ठीक है, ठीक है, बट ये है कि दोनों पेरेंट्स का मौजूद होना और अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाना फिजिकली एंड इमोशनली, वो बहुत मैटर करता है, बहुत ज़रूरी। एंड दुनिया की कोई भी सेपरेशन हो, वो दो लोगों के दरमियान हो रही होती है। बच्चा, चाइल्ड शुड नॉट बी द सफरर, मतलब अगर सेपरेशन है, अगर कोई डेथ हो गई है तो वो एक ऐसा चीज़ है कि जिसको आप कंपनसेट नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा किसी भी बच्चे को वालिदैन से महरूम नहीं होना चाहिए, भले वो वालदा हो भले वो वालिद हो। सो इसके साथ हम अपनी पहली ब्रेक जो है उसके लिए जाएंगे और उसके बाद आपसे फिर मुलाकात होगी, इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करें आज। स्टे विद अस। खुशियाँ